गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नाम कुलदीप दिवाकर है और आज हम नए चैप्टर के साथ उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम कक्षा 6 एनसीईआरटी हिंदी माध्यम के पाठ नंबर 15 के बारे में हम चर्चा करेंगे और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप ध्यान से सुने। और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 का पाठ नंबर 15, हमारे चारों ओर वायु। तो इस चैप्टर में हम वायु के बारे में पढ़ेंगे कि वायु किस प्रकार से हमारे लिए ज़रूरी होती है और क्या वायु के हम गुणधर्म होते हैं, क्या वायु के गुण होते हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो तैयार हो जाइए डायरी और पेन के साथ। दोस्तों, कक्षा 6 के अध्याय 9 में हमने सीखा था कि सभी जीवों को वायु की आवश्यकता होती है। तो हम सभी जीवों को वायु की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या आपने वायु को देखा है? आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन निश्चय ही वायु की उपस्थिति कई तरीक़ों से अनुभव कर सकते हैं, यानी आप महसूस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसे आप तब अनुभव करते हैं जब पेड़ों की पत्तियां खड़खड़ाती हैं या कपड़े सुखाने वाले तार पर लटके कपड़े धीरे धीरे हिलते हैं। तब आपको महसूस होता है कि वायु है। पंखे के चालू होने पर खुली पुस्तक के पृष्ठ जब हिलते हैं, तब भी आपको वायु की उपस्थिति का पता चलता है। इसी प्रकार से वायु को बहने के कारण ही पतंग उड़ पाती है। तो आपने कक्षा 6 का पाठ नंबर 5 पढ़ा होगा। उसमें हमने रेत से, जो अपने गेहूँ होते हैं उसमें रेत अलग की थी, वायु को बुरादे से अलग किया था निष्पावन विधि के द्वारा। तो निष्पावन विधि में वायु जो होती है वो प्रक्रिया वायु में अधिक प्रभावी हो जाती है। तो तूफ़ानों के समय वायु बहुत तेज़ गति से चलती है। जब तूफ़ान आता है, आपको पता है, आंधी तूफ़ान आता है तो वायु कितनी तेज़ गति से चलने लग जाती है। कभी कभी तो पेड़ों को भी उखाड़ देती है, यानी इतनी तेज़ हवा चलती है जिससे ये पेड़ों को भी उखाड़ देती है और छतों के काफ़ी ऊपरी हिस्से भी कई बार उखड़ जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें तो हवा में उड़ने लग जाती हैं। और आपने फिरकी जो होती है, चक्री जो हम बनाते हैं बचपन में, वो देखी होगी कि वो भी वायु की सहायता से ही चलती हैं। इसी प्रकार से वात सूचक जो यंत्र होते हैं, ये वात सूचक जिसके ऊपर ये मुर्गे की आकृति है, ये किसी निश्चित दिशा में जाकर रुक जाता है और ये दर्शाता है, ये तीर का निशान क्या दर्शाता है कि वायु इस दिशा में बह रही है। क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है? आप अपनी मुट्ठी बंद करें और इसके अंदर देखें, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कुछ नहीं है। इसके लिए हम क्रियाकलाप करेंगे। दोस्तों, कांच की खुली बोतल लेनी है आपको। क्या वास्तव में बिल्कुल खाली है? इसके अंदर कुछ है? इसे उल्टा कीजिए, क्या अब इसके अंदर कुछ है? अब बोतल के खुले मुंह को पानी में भरी हुई बाल्टी में डुबोएं। बोतल को ध्यान से देखें, क्या बोतल के अंदर पानी प्रवेश कर गया है? अब बोतल को थोड़ा सा तिरछा कीजिए, क्या पानी की बोतल में प्रवेश करता है? क्या बोतल में कुछ बुलबुले बाहर आते दिखते हैं? बुदबुदाहट दिखाई देती है? क्या अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि बोतल के अंदर क्या है? क्योंकि हमने जब उल्टा किया तो पानी अंदर नहीं गया, क्योंकि इसके अंदर वायु उपस्थित थी। बोतल पूरी तरह से किसी भी प्रकार से खाली नहीं थी। वास्तव में इसे उलटने पर भी ये पूरी तरीके से वायु से भरी हुई थी। इसलिए आप देखते हैं कि जब बोतल उल्टी स्थिति में होती है तो पानी बोतल के अंदर प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वायु के निकलने के लिए कोई जगह नहीं होती। जब वायु को तिरछा करते हैं तो वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है और वायु के निकलने से खाली हुए भाग में पानी भर जाता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि वायु जो होती है स्थान घेरती है, ये बोतल के पूरे स्थान में भर जाती है। ये हमारे चारों ओर उपस्थित है। वायु का कोई रंग नहीं होता, हम इसे आर पार देख सकते हैं। ये पारदर्शी होती है। हमारी पृथ्वी वायु की पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है। पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक वायु उपस्थित है, जिसे वायुमंडल बोलते हैं। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी के तल से ऊपर जाते हैं, वायु विरल हो जाती है, मतलब कम फैल जाती है ज़्यादा। तो पर्वतों और ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ इसलिए ले जाना पड़ता है क्योंकि ऊपर जाने पर जो वायु होती है वो विरल हो जाती है और फैल जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन सिलेंडर को ले जाने की आवश्यकता होती है।
अब बात करते हैं दोस्तों, वायु बनी हुई किससे बनी हुई होती है। 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है। प्रयोगों से ये सिद्धांत सिद्ध हो गया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण होती है। ये मिश्रण किस प्रकार का है, आइए इस तरीके से हम सीखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जल वाष्प। वायु में जल वाष्प विद्यमान होती हैं। इसलिए हमने देखा है कि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जल वाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प का उपस्थित होना जरूरी है। तो वायु में जल वाष्प की उपस्थिति कैसे पता पड़ी हमें? वायु को किसी ठंडे पृष्ठ के नज़दीक लाते हैं तो वो संघनित हो जाती हैं, तो इससे पता पड़ जाता है कि वायु में जल वाष्प उपस्थित है, यानी जल भाप के रूप में उपस्थित रहता है। दूसरी चीज़ जो वायु में उपस्थित होती है वो होती है ऑक्सीजन। इसके लिए हम एक प्रयोग करेंगे। हमें 2 समान लंबाई की मोमबत्तियाँ लेनी हैं और उनको मेज़ पर लगा देने। एक मोमबत्ती को कांच के गिलास से उल्टा करके रख दें। दोनों मोमबत्तियों को ध्यान से देखें, क्या दोनों मोमबत्तियाँ जलती रहती है? जी नहीं, जो ढक जाती है वो बुझ जाती है। इसका कारण क्या है कि गिलास से ढकी मोमबत्ती इसलिए बुझ जाती है क्योंकि वायु का वह घटक जो मोमबत्ती के जलने में सहायक होता है वह सीमित है और मोमबत्ती जलने से कुछ देर बाद समाप्त हो जाता है, जबकि दूसरी मोमबत्ती लगातार को वायु मिलती रहती है। वायु का वह घटक जो जलने में सहायक होता है ऑक्सीजन कहलाता है। तो ऑक्सीजन वह घटक है वायु में उपस्थित जो जलने में सहायक होता है। नाइट्रोजन की बात करते हैं। मोमबत्ती के बुझने के बाद भी आपने क्या देखा होगा कि वायु का एक बड़ा भाग अब भी गिलास में शेष रह जाता है। यह सूचित करता है कि वायु के कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते हैं। ये वायु में बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं, तो वायु का वह भाग जो जलने में सहायक नहीं होता उसे नाइट्रोजन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड। एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा होता है तो शायद आपके घुटन महसूस होती है। ये घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा में उपस्थित होने के कारण हुई, जो कि लगातार किसी वस्तु के जलने के कारण बनती हैं। हमारे चारों ओर की वायु का एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये सलाह दी जाती है कि फसलों के अवशेष, सूखी पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए क्योंकि इससे वायु प्रदूषित हो जाती है। धूल तथा धुआं। ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं उत्पन्न होता है। धुएं में कुछ गैसें, सूक्ष्म कण होते हैं जो हानिकारक होता है। इस कारण आप कारखानों में लंबी चिमनियाँ देखते हैं। ये चिमनियाँ हानिकारक धुएं एवं गैसों को हमारी नाक से दूर ले जाती हैं, लेकिन आकाश में खुले उड़ते हुए पक्षियों के बिल्कुल नज़दीक ले जाती हैं। वायु में धूल के कण हमेशा उपस्थित होते हैं। क्या आप देखते हैं कि सूर्य किरणों में कुछ छोटे छोटे चमकीले कण तेज़ी से घूमते रहते हैं? ये कण क्या हैं? अत्यधिक सर्दियों में आपने पेड़ की पत्तियों को छनकर आते हुए सूर्य के प्रकाश में किरणपुंज को देखा होगा, जिसमें धूल के कण नृत्य करते हुए प्रतीत होते हैं। ये दर्शाता है कि वायु में धूल के कण भी होते हैं। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो वायु अंदर लेते हैं। धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं और श्लेष्मा उपस्थित होते हैं। क्या आप उस पल को याद कर सकते हैं जब आपके अभिभावक ने आपको मुंह से सांस लेने के लिए कारण डांटा था? अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो हानिकारक धूल के कण आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि वायु में कुछ गैसें, जलवाष्प, धूल के कण विद्यमान होते हैं। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसें मिली हुई होती हैं। तथापि वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता हो सकती है। हम देखते हैं कि वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। वास्तव में दोनों गैसें मिलकर 99% भाग मिलाती है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बहुत बड़ा भाग बनाती है, 99% भाग कवर करती है, जबकि शेष 1% भाग कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैसों और जलवाष्प होती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ तक पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम अगले भाग के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।